हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी और इंटेलिजेंस की थ्योरीज। हम 8 थ्योरीज कर चुके हैं। उसकी बेसिक जो कंसेप्ट है कंप्लीट, हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम करेंगे उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को देखिए क्या उसका आंसर होगा और कमेंट में फटाफट से आंसर देते जाइए मेरे आंसर करने से पहले, ठीक है। चेक कीजिए कि आप लोगों को कितना आता है, कितने अच्छे से आप लोगों ने थ्योरीज रिवाइज की हैं, ठीक है। जो सीरीज़ आपने अटेंड की है वो कितने अच्छे से, कितने डीप कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज, दैट इज हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, बताइए किसने दिया था? दैट वॉज एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन ने, हमने किया था ना। इनको क्या कहते हैं? एल्फ्रेड बिनेट को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था और इन दोनों ने एक स्केल बनाया था, दैट वॉज बिनेट साइमन स्केल, जो इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करता था। क्लियर हो गई ये चीज़, है ना। 1905 में टेस्ट कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो एल्फ्रेड और साइमन ने मिलकर किया था, और उस स्केल का नाम क्या था? बिनेट साइमन स्केल, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कौन है? एल्फ्रेड बिनेट है, ठीक है। तो इन्होंने स्केल कौन सा बनाया था? दैट वाज बिनेट साइमन स्केल। तो इसके इर्द गिर्द ही कितने क्वेश्चन हैं जिसका आंसर क्या है? सिर्फ एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन। Clear is it? Now next question number 2, formula for calculation of intelligence quotient is। अब क्या फॉर्मूला है अगर इंटेलिजेंट क्वोशेंट हमने फाइंड आउट करना है? हमने किया था IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब साथ साथ देखिए इस चीज़ को अगर हम रिवाइज करें तो अब MA क्या है? मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज बेसिकली क्या होती है कि हम बच्चे से बायोलॉजिकली पूछते हैं कि भाई तुम कितने साल के, तुम्हारी एज क्या है, वो क्या होगी? क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन मेंटल एज क्या होती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंस एज, उसका माइंड कितना मैच्योर है, किस क्लास के क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता है या फिर किस एज की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है, ये उसकी मेंटल एज होती है। तो इसका फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डांसर मस्ट पोजेस विद डैश इंटेलिजेंस। अब हमने देखिए बिल्कुल जो एंड वाली थ्योरी की थी, थ्योरी नंबर 8, दैट वाज ऑफ गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी हैं। और हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेशन से भी आपको आ सकता है या फिर इसके बेसिस पर आ सकता है कि डांसर, देखिए ये एक प्रोफेशन है तो इसमें किस टाइप की इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब डांसर है तो इसकी बॉडी प्रॉपर मूव होती है, तो दैट इज़ बॉडी काइनेस्थेटिक में ये ऑप्शन आएगी। क्लियर। इसका ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर? डांसर है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमने और क्या ऑप्शंस डिस्कस की थी? डांसर, एथलीट, कोई पेंटर है, स्विमर है, ठीक है। या फिर डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स की भी हैंड की मूवमेंट्स होती है, वो उनके ज़रा सा उन्होंने गलत कट लगा दिया और पेशेंट तो बस पहुंच गया भगवान के पास, ठीक है। तो वो भी क्या आएंगे? डॉक्टर्स भी बॉडी काइनेस्थेटिक के अंडर आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चेक कीजिएगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं साथ साथ में। Who was the exponent of multi-factor theory of intelligence? अब देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने। और मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये किसने दी है? E.L. थॉर्नडाइक ने, जहां पर उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल इंटेलिजेंस एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए क्या है हमारी करेक्ट आंसर? दैट इज E.L. थॉर्नडाइक। तो देखिए ये PS टेट के पेपर में भी आया हुआ है 2018 के पेपर में। चाहे CTET का पेपर हो या फिर स्टेट लेवल का पेपर हो, क्वेश्चंस देखिए सेम ही फ्रेम आउट होते हैं, थ्योरीज नहीं बदलती हैं, क्वेश्चंस नहीं बदलते हैं, सिर्फ वो हर साल थोड़े उलट पुलट होकर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग का टेस्ट के लिए, क्लियर, तो ये सारे MCQs आप लोगों के लिए ही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5,
इफ़ द चाइल्ड्स रियल एज इज़ 8 ईयर्स, अब देखिए रियल एज यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या दी है बच्चे की, 8 साल, एंड मेंटल एज इज़ 6 ईयर्स, देन हिज IQ लेवल विल बी, अब हमें IQ का फॉर्मूला पता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको सॉल्व कर लें, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 75। तो IQ लेवल क्या हुआ बच्चे का 75 ईयर्स, सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो इस तरह के MCQs अगर 2-3 आ जाए तो बिल्कुल फ्री के नंबर ही समझ लो ये तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S? अब देखिए दो फैक्टर्स हैं, G फैक्टर एंड S फैक्टर, किसने दिया था ये? 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर थ्योरी है ये, स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिन्होंने कहा था हर पर्सन में एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर होता है जो उसको किसी स्पेसिफिक फंक्शन को या टास्क को करने की जो कैपेसिटी देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, तो वो क्या है उसका स्पेशल फैक्टर। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, रिवाइज करते जा रहे हैं हम थ्योरीज भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ में, ताकि आप लोगों की बिल्कुल स्टैंप लग जाए इन थ्योरीज पे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if the actual age of child is 13 years, तो actual age means chronological age and mental age is 14 years। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया हुआ है, कौन से साल में वो मुझे अब याद नहीं है, तो सीटेट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मेंटल एज बच्चे की है 14 साल, मेंटल एज आएगी ऊपर, बच्चे की एक्चुअल एज आएगी नीचे, हमने IQ फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास नियर बाय 107 पॉइंट कुछ आ रहा है ये। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करके, सो ऑप्शन 2 क्या है हमारा करेक्ट आंसर, 107.69। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको हिंट बताती हूँ, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो आप देखिए कि आपकी जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है उसके डिजिट्स मैच करते जाइए। जैसे 10 आ गया था तो हमें पता था कि ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 में से होगा, जैसे ही 107 आया उसके बाद आप सॉल्व क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा ऑप्शन 2 को टिक करो, क्योंकि 107 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, अगर आपने क्वांट रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको ये ट्रिक पता होगी कि पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाते जाइए और ऑप्शन चेक करते जाइए। ठीक है, इससे आपका जो टाइम है वो भी सेव होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स, अब देखिए ये हमें क्या दे दी इन्होंने, क्रोनोलॉजिकल एज दी है, 10 साल का बच्चा है, हु सक्सीडेड ऑन द आइटम्स पास्ड बाय मोस्ट 6 ईयर ओल्ड वॉज कंसिडर्ड टू हैव मेंटल एज। अब थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 10 साल। मेंटल एज उन्होंने पूछी है ना, तो बच्चे ने किस साल के बच्चे की जो आइटम्स पास की हैं, दैट इज़ मोस्ट 6 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 6 साल का बच्चा जो एक्टिविटीज़ कर सकता है, जो टास्क कर सकता है, वो ये 10 साल का बच्चा वो वाली कर पा रहा है। ठीक है, तो उसकी मेंटल एज क्या है, दैट इज़ 6 ईयर्स, सो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर वो समझना है। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज propounded बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखिए सभी थ्योरीज में से हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम हो सकते हैं प्रोफेशन के रिलेटेड, या फिर जो इन्होंने इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स दी हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किन्होंने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने, तो ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है ये चीज़। तो एक तो E.L. थॉर्नडाइक ने कौन सी दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, गार्डनर ने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स। अब स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है हमने बात की थी कि जो ये टेस्ट है
IQ टेस्ट, ये किसने दिया था, इसकी बात किसने की थी? चलिए मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो IQ है इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया था या फिर किसने सजेस्ट किया था, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? 1912 में हमने डिस्कस किया था ये चीज़, ठीक है। एक बंदे का नाम है वो आपको बताना है, और उस टेस्ट को रिवाइज किया गया फिर से 1916 में, और वो टेस्ट किसने रिवाइज किया था? लुइस टर्मन ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उस टेस्ट का नाम पड़ा था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट किसका है? हमें पता है, हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज कर रहे हैं, ये टेस्ट मेजर करता है इंटेलिजेंस को। सो कमेंट करना मत भूलिएगा कि IQ की बात सबसे पहले किसने की थी, उस पर्सन का मुझे नाम कमेंट करके बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट अ थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब देखिए, थर्स्टन ने हमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी, उनमें से कौन सी नहीं है? नंबर वाली है, मेमोरी वाली है, रीजनिंग वाली है, लेकिन इमोशनल वाली कोई भी एबिलिटी उन्होंने नहीं दी है। सो ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डैश इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर enables individuals the capacity for reflecting understanding of others। अब गार्डनर ने देखिए 8 हमें इंटेलिजेंस फर्दर दी हैं, इंटेलिजेंस की टाइप्स, और रिफ्लेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, एक तो होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, उसको हम क्या बोलते थे? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो हम एक दूसरे को समझने की बात होती है, जिसमें हमने क्या कहा था, कौन होते हैं इस चीज़ में? इस चीज़ में होते हैं लाइक पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ठीक है, काउंसलर्स हो सकते हैं। सो इसका आंसर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ चाइल्ड हु एक्सेल्स इन मैथ्स मे नॉट डू वेल इन सिविक्स। ठीक है, कि एक बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा हो। इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी थ्योरी करती है? कौन सी थ्योरी ये चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो सिविक्स में ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो ना हो? तो ये थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी करती है? सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी थी ये? अल्फ्रेड बिनेट ने ये थ्योरी दी थी, यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी। तो वो कहते हैं कि सभी की इंटेलिजेंस एक ही तरह की होती है, कोई मतलब उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा अच्छा है तो वो कहेगा कि अगर एक तरह की इंटेलिजेंस है ना सभी में, तो मैथ्स में भी अच्छा है, सिविक्स में भी अच्छा, अगर मैथ में अच्छा नहीं है तो सिविक्स में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर थ्योरी इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्वेश्चन समझ में आया? तभी हम आंसर को टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द वन मेजर पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन IQ टेस्ट टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज। क्या है मेजर पर्पज IQ टेस्ट को देखने का या फिर उसको एडमिनिस्टर करने का? किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है हमने? जो बच्चे स्कूल जाते हैं। टू हेल्प चाइल्ड कीप हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन इन लाइन विद रियलिटी, टू कीप अ रिकॉर्ड इन केस द चाइल्ड शुड नीड गाइडेंस, या फिर टू हेल्प द टीचर इन मेकिंग मोर रियलिस्टिक डिमांड्स अपॉन द चाइल्ड, या फिर टू मेक द पेरेंट्स अवेयर ऑफ देयर चाइल्ड्स लिमिटेशन। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ टू हेल्प द टीचर इन मेकिंग मोर रियलिस्टिक डिमांड्स अपॉन द चाइल्ड। क्योंकि अगर टीचर को बच्चे का पता लगा कि IQ टेस्ट में, ठीक है, बच्चे का IQ लेवल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या है, रियलिस्टिक डिमांड्स अपॉन द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की नीड्स को मद्देनज़र देखते हुए, उसके IQ लेवल को देखते हुए वो उसको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं या फिर और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ऑफ। इंटेलिजेंस किस चीज़ के रिलेटेड हम कह सकते हैं एबिलिटी है? देखिए, इसमें फिर से आप लोग कंफ्यूज किन दो ऑप्शंस में होंगे? इन दो ऑप्शंस में थिंकिंग पावर हमारी होती है कॉग्निटिव पावर, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर किस तरह निकल सकते हैं उसको टैकल करके, यही इंटेलिजेंस होती है ना। कि बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, बड़े आसानी से इसने ये चीज़ सॉल्व कर दी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके पास अच्छे से है वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं। सारी थ्योरीज इसी पर बेस्ड हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन फोकस होता है। थिंकिंग पावर तो देखिए बहुत होती है सभी के पास, है ना, सोचते रहते हैं, सोचते रहो जितना मर्जी, लेकिन सही बंदा तो वही है ना जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल गया। सोचना तो सभी को आता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना हर किसी को नहीं आता। तो इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
क्लियर। तो इंटेलिजेंस की जो भी थ्योरी है, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वो सभी किस चीज़ पर रिलेटेड हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु गेव द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हमें पता है सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ये किसने दी थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। और ये क्या है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने कंडक्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू बॉयज हैव एन IQ ऑफ 120, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। अब देखिए, दो बॉयज़ का कंपैरिजन किया इन्होंने और उसका IQ लेवल क्या है? 120 IQ लेवल है। तो जिसका 120 IQ लेवल है वो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उसकी टाइप क्या है। 120 IQ लेवल वाले पर्सन की टाइप क्या होगी? वो है सुपीरियर। ठीक है। सबसे टॉप पर 140 एंड अबव क्या आता था? गिफ्टेड या फिर जीनियस। फिर 130 से लेके 139 तक हमारे क्या थे? वेरी सुपीरियर। तो 120 से लेके 129 के बीच में जो है वो क्या है? सुपीरियर। क्लियर हो गई। तो आपको सुपीरियर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये IQ लेवल है तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या फिर किस टाइप के बच्चे हैं ये। ठीक है। तो नेम दिए हो सकते हैं, आपने चूज़ करना होगा। अभी हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं कि दो बॉयज़ हैं, उनका IQ लेवल है 120। तो द बॉयज़ आर इक्वल इन देयर मेंटल एज, या फिर पेरेंट्स ऑफ बोथ बॉयज़ आर ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ये तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। बोथ बॉयज़ वुड बी सक्सेसफुल इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी ज़रूरी नहीं है। नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू नेसेसरली। अब देखिए कन्फ्यूजन होगी आपको मेंटल एज की, लेकिन एक चीज़ देखिए, जिस टू बॉयज़ हैव एन IQ ऑफ 120, ठीक है, अगर किसी बच्चे की IQ 120 आती है तो बेसिकली उनकी जो रेशो है ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, वो सेम होगी। ठीक है। वो रेशो सेम होगी, 1.2 होगी वो। अब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज डिफर कर सकती हैं। ठीक है। मेंटल एज भी डिफरेंट हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल एज डिफर हो सकती है, लेकिन हमारी उनकी रेशो जो आ रही है ना वो सेम है। तो मेंटल एज ज़रूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है। तो पहली ऑप्शन भी क्या है? गलत है इस चीज़ की। दूसरी भी गलत है और तीसरी को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली में से कोई भी ट्रू हो, कंप्लीटली हम जिसको अग्री करें। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द IQ ऑफ अ 20-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज़ 15 ईयर्स। अब 20 साल का लड़का है, उसकी मेंटल एज 15 है, तो इसको कर लीजिए आप सॉल्व। 15/20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया हमारा 75, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये MCQs वाली सीरीज़ भी कंप्लीट होती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिफ़िकल्ट लगी, इजी लगी, कितने क्वेश्चंस आप इसमें से बिल्कुल सही सॉल्व कर पाए मेरे साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बिगिन आवर सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल फॉर CTET एंड PTET पेपर 2। ठीक है। तो 1 में भी वो टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप पेपर 1 के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए होंगे, मैथमेटिक्स के लिए भी। लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है ना, वो पेपर 2 में आता है, तो वो टॉपिक्स हम साथ में इसके करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, उसके लिए आप बेल को ऑन कर लीजिए। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।